बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट कर दिया गया है। चार्जशीट का क्या मतलब है? ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है इस हवाले से, उससे क्या मतलब और मानी अखज किए जा सकते हैं? क्या आगे चल के इमरान खान और बुशरा बेगम का भी कोर्ट मार्शल होगा? इस हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ जो प्रेस रिलीज जारी की गई है SPR की तरफ से, हम उसका तज्जिया करेंगे, डी कोड करने की कोशिश करेंगे। इन दिनों इमरान खान साहब जो है ना, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। मैं तो काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ, बल्कि 4 दिसंबर को मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि आखिरी पत्ता, अलीमा खानम ने जब आके कहा था, इमरान खान ने कहा जनाब मेरे पास आखिरी पत्ता है, और मैंने उसी दिन अर्ज कर दिया था कि फैज हमीद साहब के जो कोर्ट मार्शल के हवाले से मैंने बात की थी कि 15 दिसंबर के राउंड अबाउट कोई बड़ी खबर आ सकती है। तो वो 15 दिसंबर से पहले ही ये खबर आ गई है। 10 दिसंबर को ही ये खबर सामने मंजरेआम पे आ गई है। SPR ने बता दिया जनाब उनको चार्जशीट कर दिया गया है। चार्जशीट का क्या मतलब है, इस पर आगे जाके बात करते हैं। और कह रहे हो कि आप बैल मुझे मार वाली हरकतें कर रहे हैं इमरान खान साहब। अब उन्होंने वो जो कह दिया सिविल नाफरमानी और बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानी जो है वो पैसे ना भेजे, ये तयशुदा बात है कि कोई बंदा भी ये नहीं चाहेगा कि जनाब 2 माह बाद उसका मीटर कट जाए। बिल जमा ना करवाना, ये सोच ही निकाल दें आप। इमरान खान के हवाले से जो मैंने अर्ज किया ना कि आ बैल मुझे मार, इमरान खान साहब की हरकतें ही ऐसी हैं कि वो खुद अपने आप को दलदल में फंसा रहे हैं। और दलदल में जब बंदा गिर जाता है, जितने ज्यादा हाथ पांव मारता है उतना ही ज्यादा दलदल के अंदर धुसता जाता है, उसके निकलने के इम्कानात जो है वो कम हो जाते हैं। अब इन्होंने जनाब काल दी सिविल नाफरमानी की। पहले इन्होंने जनाब कहा जनाब 13 को जलसा होगा, 14 को खराज तहसीन पेश किया जाएगा, खराज अकीदत पेश किया जाएगा, और 14 से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। अब जो रिपोर्टें सामने आई हैं, और खुद PTI के लोगों ने इमरान खान को जाकर बताया कि जनाब भाई साहब ये सिविल नाफरमानी का आपने क्या कह दिया है, 2014 में भी आपने ये तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका था, आपके अपने घर का बिल जमा हो गया था। और फिर वजह क्या बताई थी इन्होंने कि जब सर्दी बढ़ी है मैंने गर्म पानी से नहाना होता है, इसलिए भाई बाकी लोगों को सर्दी नहीं लगती। और रेहाम खान ने जो कहा था ना, बनी गाला में तो वो सोलर पैनल लगा हुआ है, अगर वहां की लाइट कट भी जाती है, बत्ती कट भी जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है इमरान खान साहब को। बहरहाल इन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की बत्ती, ट्रक की बत्ती के पीछे। और जो रिपोर्ट्स हैं इनके अपने लोग जो बता रहे हैं जाके कि जनाब लोग कोई सिविल नाफरमानी के लिए जो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कौन है यार, वैसे मैंने भी अर्ज किया था कि जो ना चाहे कि जनाब 2 माह बाद उसके घर की लाइट कट जाए, पानी का कनेक्शन कट जाए, बिजली का कनेक्शन कट जाए, सुई गैस का कनेक्शन कट जाए। और फिर ये भी मैंने जिक्र किया था कि 63(1)O के तहत जो इनके अरकान असम्बली हैं, सेनेटर हैं, वो तो इस तहरीक का हिस्सा बन ही नहीं सकते, फिर वो नाअहल हो जाएंगे। जो तनख्वाह मिलती है वो टैक्स काट के मिलती है। और अगर ये यूटिलिटी बिल जमा नहीं करवाते, जिनकी मालियत 10,000 से ज्यादा हो, और 6 माह तक जमा ना करवाएं, तो ये नाअहल हो जाएंगे 63(1)O के तहत। और दूसरा जो इन्होंने बाहर लोगों से कहा ना, रेमिटेंस जनाब जो आप पैसे ना भेजें, ये अलीमा खानम ने एक मरतबा फिर ये कहा है आके जनाब 15 तारीख से हम जो अतवार वाले दिन से उन्होंने कहा जनाब कर रहे हैं शुरू, तो जो बाहर वाले लोग हैं खान साहब ने कहा वो पैसे ना भेजें। भाई मेरे, वो पैसे भेजते हैं अपने पीछे जो उनके रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी मदद के लिए, घर चलाने के लिए पैसे भेजते हैं। और जिनकी तरफ ये देख रहे हैं वहां से पैसे आते कितने हैं? जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार है, सबसे ज़्यादा जो तरसीलात ज़र है, जो रेमिटेंसेस आई हैं, वो तो ये सऊदी अरब से, उसके बाद UAE से, उसके बाद बरतानिया का नंबर है। ये तो नजरें लगा के बैठे हुए अमेरिका वालों की तरफ। अमेरिका वाले कितने पैसे भेजते हैं, और ये शौक भी पूरा करके देख लें। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे जो PTI के लोग हैं बाहर, वो देखा जनाब हम करके दिखाएंगे, बैंकों के जरिए नहीं भेजेंगे, हमारे पास और बड़े तरीके हैं पैसे भेजने के अपने पीछे भाई बहनों को या वालदेन को भेजने होते हैं। इस हवाले से बात की जा रही है। तो भाई मेरे कैसे भेजेंगे आप? हमारे वजीर आजम ने जो काबीना से खिताब किया है, इजलास में जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा जनाब ये तो मुल्क दुश्मनी है, जो ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है। और जो बाहर पाकिस्तानियों को रोकना पैसे भेजने से, ये भी मुल्क दुश्मनी है। मुल्क दुश्मनी का एक अलग जो कानून है वो मौजूद है, गद्दारी के जुमरे में आता है ये। बहरहाल चलो,
उस हद तक ना भी जाए, ये जो बाहर से पैसे भेजेंगे हुंडी के जरिए, तो भाई मेरे जो हमारा कानून है ना पाकिस्तान का, वो जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी वाला जो कानून है, उसमें इसके लिए सजाएं मुकर्रर है। अगर आप वहां से पैसे भेजते ना 2 नंबर तरीके से, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं भेजते, बैंकों के जरिए नहीं भेजते, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और उसमें जनाब 25 मिलियन रुपए से लेकर 100 मिलियन रुपए तक जुर्माना हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये ब्लैक मनी होगी। आपके जीजो कारब अगर कुछ चीज खरीदते हैं उससे, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, और जब हिसाब देंगे तो वो चीजें निकलेंगी नहीं। और मैंने कहा ना कि वजीर आजम ने खिताब किया है काबीना से, और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने इस हवाले से सख्त इकदाम की हिदायत भी करती है कि भाई मेरे ये जो है ना इस तरह का पैसा है, उस पर कड़ी नजर रखनी है। ये हुंडी का कारोबार तकरीबन बंद हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। फिर कैसे भेजेंगे, किस अंदाज में भेजेंगे, जो भी तरीका होगा वो इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, और इसमें 10 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है, एक बात। और दूसरा ये कि ये जो हमारे जेन्युइन तरीके से पैसे आते हैं ना बाहर से, तो वो वहां के जो बैंक हैं, अगर एक बड़ी अमाउंट भेजी जाए ना, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर देते हैं। खासतौर पर बरतानिया से जो पैसे आते हैं, ये मुनस अलाई साहब कैसे पकड़े गए थे? बरतानिया से एक बड़ी रकम आई थी, तो उन्होंने कहा पता करें ये पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, कहीं दहशत गर्दी के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहे। ये दहशत गर्दी के खिलाफ जो पूरी दुनिया में एक एक्का हो चुका हुआ है, कन्वेंशन में साइन हो चुके हुए हैं, तो वो हुकूमतें जिम्मेदार हैं बताने की जनाब ये पैसा यहाँ से किसी ने भेजा है। और ये आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे मजहबी अमूर के वजीर थे, वो गिरफ्तार हो गए थे। वो क्यों गिरफ्तार हुए थे? उनके भाई ने शायद $5,000 या कितनी रकम इकट्ठी जो है उनको भेज दी थी, तो उसमें इंक्वायरी लग गई थी, वो अंदर हो गए थे। तो ये शौक पूरा करके देख लें 2 नंबर तरीके से। वो मैंने अर्ज किया कि हुकूमत ने सख्त इक़दाम की हिदायत कर दी है। ये जो 2 नंबर तरीके से पैसा आएगा ना, ये पकड़े जाएंगे। और दूसरी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब ये आ बैल मुझे मार वाली बात है, ये जो 9 मई के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इनकी दरखास्त है इमरान खान साहब की, हामिद खान साहब पेश हुए उसमें, तो उसमें भी इन्होंने, मुझे ये लग रहा है क्राइम ये बता रहे हैं, इशारे ये बता रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी ना, ये तो कह रहा ना जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, फौज ने खुद ही किया होगा है। अगर इंक्वायरी हो गई ना, तो इन्होंने आगे जाके फंस जाना उसमें। हर तदबीर उल्टी पड़ रही है खान साहब को। अब उसमें भी क्या हुआ, उसमें जनाब उन्होंने कहा जनाब एतराज लगा हुआ है कि जनाब मफाद आमा का केस नहीं है, रजिस्ट्रार ने एतराज लगाया हुआ है। तो हामिद खान साहब ने कहा जनाब आप इसको ना समात के एतराज खत्म कर दें, तो मैं जनाब आपको मुतमिन कर दूंगा। तो वहां उन्होंने कहा कि जनाब इस मुल्क में गैर एलानिया मार्शाला लगा हुआ है। तो मुसर्रत हलाली साहब ने कहा मार्शाला जब लगता है ना, वो आते हैं और बता के नहीं आते। ये तो आइन के आर्टिकल 245 के तहत इन्हें बुलाया गया है। आने में और बुलाए जाने में फर्क है। तो और फिर वहां मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ना 245 तो आइन का आर्टिकल, जैसे फौज को बुलाया जा सकते हैं, आप 245 को चैलेंज कर दें। बहरहाल बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा हामिद खान से कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बज़ाहिर दुरुस्त है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अदालत को मुतमिन कर देंगे जो हम सवालात कर रहे हैं, तो हम ये एतराज खत्म कर देते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हदायत कर देते हैं कि इस दरखास्त पे नंबर लगा दिया जाए। लेकिन साथ ही जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने ये वाजे कर दिया कि जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो तो एक राय होती है, ये कानून है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इसमें भी ये डिक्लेयर हो चुका हुआ है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जो फाइंडिंग होती है वो एक राय होती है, पाबंद नहीं होती अदालत उसको मानने की, ना ही उसको किसी अदालत में शहादत के तौर पर पेश किया जा सकता है। इसी तरह सानिया मॉडल टाउन की जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी पर म्यूचुअल ट्रिब्यूनल ने इंक्वायरी की थी, वो रिपोर्ट जो है वो जारी करने के लिए ये गए थे मुनाजिर कराने वाले। तो अदालत ने कहा था ठीक है जनाब जी जारी कर दे, शाया कर दी जाए, ये रिपोर्ट जो है पब्लिक के लिए खोल दी जाए, लेकिन इसको अदालत में शहादत के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये एक राय है। बहरहाल ये करके देख ले। सर जी मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है ना 9 मई वाले वाक्य की, तो इमरान खान ने फंस जाना है। ना सिर्फ इमरान खान ने फंस जाना है, बल्कि बुशरा बेगम ने भी फंसना है इसमें। ऐसी शहादतें मौजूद हैं। लाहौर में जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है, वहां 8 इनकी जमानत की दरखास्तें जो मुस्तरद हुई हैं, वो किस बुनियाद पर हुई हैं कि ऐसे शवाहद मौजूद हैं
कि खान साहब मास्टरमाइंड है 9 मई के, पूरी प्लानिंग इन्होंने की हुई है। और आईएसपीआर ने जो कहा है उसके बाद तो फैज हमीद साहब जो है वो भी 9 मई में फंसने वाले हैं, ये लग रहा है ना। जो प्रेस रिलीज है वो हम आपको दिखाते हैं। बस यहाँ एक और भी केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया था, ये मेरा ख्याल 26 मई को। गद्दार कौन था? वो एक तरफ ये थे याया खान और दूसरी तरफ थे शेख मुजीब। और फिर इन्होंने वही बात कि जंगल का बादशाह जो है अब भी उसी काम पे लगा हुआ है, मुल्क तोड़ने पे लगा हुआ है, नफरत पैदा कर रहा है। इस तरह की एक वीडियो थी ना, इमरान खान ने उसको ऑन भी किया था। उसकी बुनियाद पे एफआईए ने इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली है। और वो एक सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ना, ज़ाब्ता फौजदारी, उसका एक सेक्शन है 196, उसके तहत कुछ दफात ऐसी हैं ताज़िरियात पाकिस्तान की कि उनके तहत अगर कार्रवाई करनी हो तो वो जैसे आर्टिकल 6 के तहत नहीं होता कि जनाब एक मजाज अफसर जो है वो मुकर्रर किया जाता है जो कंप्लेंट फाइल करता है, तो इसी तरह इसमें भी कुछ दफात ऐसी हैं जैसे फौज में बगावत, रियासत के साथ लड़ाई वगैरह के दफात जो है, तो उनके लिए जरूरी है कि कबीना से मंजूरी ली जाए। अब एफआईआर ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, शहादतें जो है कलमबंद कर ली हैं, तो उसकी जो है कबीना से मंजूरी लेना बाकी है। जो मेरी इतला के मुताबिक एफआईए वाले केस में जो इनके खिलाफ दफात लगी है ना, बड़ी संगीन नौयत की है, सजाए मौत भी हो सकती है उनमें। एक तो 131 है, 131 है कि फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश करना, फौजी अफसरों को उकसाना, मुल्क तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश करना, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल कैद की सजा भी हो सकती है। और फिर 121 है रियासत का लड़ाई, 100 इसमें सजाए मौत है। और फिर 121 ए है, इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। और फिर 123 ए है, रियासत की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करना, इसमें 10 साल तक सजा है। और फिर अवाम को गुमराह करना, ये है सेक्शन 505, और इसमें 7 साल तक सजा हो सकती है। इसी तरह 500 है, उसमें तो खैर 2 साल सजा है, वो डिफेमेशन का है। और 505 का मैंने बताया। इस तरह की दफात जो है ना इनके खिलाफ। 108 है, साजिश मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह साजिश करना जो है, ये 108 है। और 153 ए है, मुख्तलिफ ग्रोहों में इंतशार, रियासत के मुख्तलिफ तबकात में जो है वो लड़ाई करवाना, इसके लिए भी 3 साल सजा है या जुर्माना। इस तरह का मामला जो है ये फंसे हुए हैं इसमें इमरान खान साहब। ये मैंने अर्ज किया ना, ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन दलदल में गिरे हुए हैं। ये इनको समझ नहीं आ रही, इन्होंने अपने वजन का गलत अंदाजा लगाया हुआ है इमरान खान साहब ने। इनको अंदाजा ही नहीं कि ये गुब्बारा है, और कोई इस गुब्बारे के वजन जो है उसको महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो उनका मामला है फैज हमीद साहब वाला, तो वो प्रेस रिलीज जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। एक तो ये 12 अगस्त को ये गिरफ्तार हुए थे टॉप सिटी वाले केस में। वो गिरफ्तार का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं जनाब डिटेन किए गए थे, हिरासत में या तहवील में लिए गए थे। उसमें इनको बाज़ाब्ता तौर पे चार्जशीट कर दिया गया है। चार्जशीट का मतलब जैसे हमारे आम अदालतों में फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद हो गई है। और फर्द जुर्म में इल्जामात क्या है? एक तो ये है कि जनाब ये सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, एक बात। और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इन्होंने खिलाफ वर्जियां की हैं। और तीसरा रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया है, और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाया है। ये तो है टॉप सिटी वाला मामला। इस पर आगे जाके बात कर दो, लेकिन और आगे जाकर जो बात उन्होंने की है, लेकिन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। यानी जब ये 12 अगस्त को इसी साल गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद भी मुल्क में जो वाक़यात हो गए हैं, जिनमें 24 नवंबर भी शामिल है, उसमें इनका जो जहन है वो कार फरमा है। इस हवाले से तफ्तीश हो रही है, ये तफ्तीश की भी बात हो रही है। और आगे जाके वो कहते हैं जनाब जो पुरतशद्दुद वाक़यात है ना, उनमें 9 मई वाले वाक़यात जो वो भी शामिल है। यानी 9 मई के साथ भी इनका मामला जुड़ा हुआ है। जो मास्टरमाइंड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और एक और आगे जाके चीज़ है कि जनाब जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं ना, वो मज़मूम सियासी अनासर की इमा पर और उनकी मिली भगत से ये हुए, इसलिए भी इनको शामिल तफ्तीश किया गया। सब बाबत भी इंक्वायरी हो रही है। और फिर कहते हैं जनाब इनको जो है वो जो आइन के तहत
सहूलतें हैं, एक कैदी को मिलनी चाहिए, एक मुलजिम को जो सफाई का हक मिलना चाहिए वो इनको दिया जाएगा। वो सेक्शन 10A है, वो जो मिलिट्री कोर्ट है उस पे भी जो इनका शफाफ ट्रायल से मुतल्लिक आर्टिकल है ना इनका 10A, उसका इतलाक मिलिट्री कोर्ट्स में भी होता है। तो ज़ाहिर है उसके तहत इनको मिला और पता चला कि मियाँ अली इशफाक जो है उनको इन्होंने मुकर्रर किया है अपना वकील, और कुछ एक और वकील भी सुना है, एक दो वकीला ने तो जवाब दे दिया था। बहरहाल ये मामला है। अब ये जो बात है ना 9 मई वाली, इस हवाले से पता ये चला है जराए से कि फैज अमीर साहब ने दौरान तफ्तीश सब कुछ खोल के रख दिया है। ये जो अहदाफ मुकर्रर हुए थे ना कि जना फलां जगह जना IASC के दफ्तर फैसलाबाद, ना मुझे पता है ना आपको पता है, और जना उस पर हमला करना है, और जो मियाँ वाली एयरबेस पे हमला करना है, ये सारे अहदाफ GHQ पे हमला करना है, ये सारे सॉफ्ट टारगेट अपनी तरफ से ढूंढ के दिए होते हैं कि यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ आगे से मुजाहमत नहीं होगी वगैरह वगैरह। मेरी इतला के मुताबिक इस हवाले से भाई साहब ने बहुत सारी चीज़ें कबूल कर ली, ना सिर्फ भाई साहब ने बल्कि कई एक वादा माफ गवाह जो है उनके बयान जो है इंक्वायरी में, अभी इंक्वायरी हो रही है उनकी, अभी वो चार्जशीट वाला मरला नहीं आया। और वैसे भी जो ये टॉप सिटी वाला केस है जिसमें ये गिरफ्तार है, जिनमें इनका ट्रायल शुरू हुआ है, उसमें जब शहादतें होंगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, तो फिर मुख्तलिफ डायनामिक्स सामने आएंगे। और जो कानून है इनका फौज का वो ये कहता है कि अगर एक मुकदमे में कुछ शहादतें ऐसी आती हैं, वो जो कोर्ट मार्शल कर रही होती है अदालत, उसके पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो रेफर करे मामला। हाँ, जब शहादतों का मामला हायर अथॉरिटी के पास जाता है कंफर्मेशन के लिए, तो फिर उसके पास ये इख्तियार है कि देखें जब इसमें ये चीज़ें भी सामने आई हैं तो इनकी भी अलहदा से इंक्वायरी की जाए। तो इस हवाले से 9 मई वाला वाक़या ने इसमें ना इमरान खान ने बचना है, ना फैज़ अमीन ने बचना है, ना ही इमरान खान की अहलिया ने बचना है, क्योंकि वो इस मुशावरे में जो अब तक की इतलात है उनके मुताबिक जो बुशरा बेगम है वो पूरी साजिश में बराबर की शरीक रही हैं, मशवरों में शामिल रही हैं। ये वहाँ जो इंक्वायरी हो रही है उस हवाले से मैं बात करूँ, सिविलियन वाली इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, FIR की बात नहीं मैं कर रहा। वहाँ जो बात हो रही है, वहाँ जो इंक्वायरी जो प्रेस जारी की गई है जिन मुकदमात के हवाले से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और फिर ये एक तयशुदा असूल है कि अगर मेन मुल्ज़िम जो है वो फौजी है या जो भी एक साजिश तैयार हुई है उसमें एक फौजी अफसर है और बाकी सिविलियंस हैं, तो सबका जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में होना है, सबका कोर्ट मार्शल होना है। ये एक तयशुदा अमर है। और अभी ये गए हुए ना फौजी अदालतों के खिलाफ, अगर वो ये कह भी दें कि सिविलियंस का जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला केस उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मौजू पे मैंने जितने भी व्लॉग्स किए सब में मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि इनका, इमरान खान का और ये साजिश तैयार करने वाले तमाम जो अनासर हैं उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, फैज हमीद साहब के साथ हो सकता है। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये होने वाला है। ये जो अब काले शाले दे रहे इसीलिए दे रहे थे कि जब इनको पता था जब ये वारदात डलने वाली और समझ रहे थे जब सिविल नाफरमानी के तरीके से पता नहीं मुल्क में क्या क़यामत आ जाएगी, मेरे पाँव पकड़ लेगी आके हुकूमत कहते जनाब करो सिविल नाफरमानी दसी है थनू सी थोड़ा इलाज कर लेने हैं, और बाहर जिन्हें पैसे भेजने वाले भेजने हुंडी दे जरिए 2 नंबरी करन ना ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ इलाज की ਹੁੰਦਾ कानून की कहता। बहरहाल ये, और जो दूसरा ये जो इनके ऊपर लगी है ना चार्जशीट, ये 12 मई 2017 का वाकया है कि इन्होंने एक खातून थी लंदन में, वो टॉप सिटी, वो कहती मैं मालक हूँ, उसका इंटरव्यू भी आया है, फैज़ अमीर से मुलाकात भी हुई थी उनकी, और फैज़ अमीर ने ये भी कहा था ये जनाब कॉलोनी जो है हाउसिंग स्कीम जो है ये मुझे दे दें वगैरह वगैरह। वो समझ मैं समझिए फौज के लिए मांग रहे, ले तो अपने लिए मांग रहा था वगैरह वगैरह। यानी उसका जो मुल्ज़िम है और जो मुद्दइया दोनों ही फैज़ अमीर साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और वो 12 मई 2017 को जनाब ISI और रेंजर्स के कुछ लोग गए हैं, जनाब एक मोइज़ अहमद खान साहब हैं, वो जो टॉप सिटी के मालिक हैं, उनके दफ्तर में घुस गए, उनके घर में घुस गए, और वो कहते हैं जनाब 400 तोले सोना में मुझसे छीन के ले गए, और फिर वो 4 करोड़ रुपये नकदी भी ली। और वो कहते हैं जब एक ब्रिगेडियर रिटायर नईम फ़खर साहब थे और एक ब्रिगेडियर गफ़ार था वो भी थे। और अब ये जो ब्रिगेडियर साहब आने ये मैं भी इसमें वादा माफ गवाह हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है जनाब साड़ी जान छो, तो ये भाई साहब ने सारा कुछ करवाया सी, असं तो वे किया, सानू की पता से जनाब ये लीगल आके लीगल है, सानू तेन क्या कि जा कर लो, तो कर लिया।
और वो कहते 4 करोड़ रुपए नकद जो है वो मुझसे लिए। और फिर एक आप टीवी होता था मलिक रियाज का, जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब थे, तो उनका जो उनका स्पॉन्सर करो, मैंने मजबूर किया पैसे पूसे नहीं भी लाओ। वो फिर चले गए जनाब सुप्रीम कोर्ट में, मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर 2024 को काजी फायज ईसा, मीनुद्दीन खान और अतरम नीला साहब पर मुश्तमिल बेंच था। उन्होंने कहा जनाब आप जो है मुजाज अथॉरिटी से रब्ता करें, और उनको डायरेक्शन दे दी उन्होंने कि जनाब कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वजारत दफा को उन्होंने दरखास्त दी। फिर एक मेजर जनरल की सरबराही में जो है इंक्वायरी बैठी, और इंक्वायरी में फिर जनाब ये भाई साहब जो है ये अगस्त में इसी साल ये धर लिए गए, उठा लिए गए। और फिर एक और मैं बात बता दूं कि आमतौर पे जो जिसका कोर्ट मार्शल ऑर्डर होता है ना, उसको जब तहवील में लिया जाता है तो उसके लिए जनाब वो जो मेस होता है इनका GHQ में, तो वहाँ जो हाजिर सर्विस उस ओहदे के उस रैंक का बंदा होता है, उसको जो रिहाइश मिलती है, कमरा मिलता है या एनेक्सी मिलती है, जो भी मिलता है वो उसको दिया जाता है। इब्तिदा में फैज अमीर साहब को वो दिया गया, लेकिन फैज अमीर साहब समझ रहे थे उस वक्त अपने आप को DGI से समझ रहे थे, तो फिर वो पूरे 23 जो रिहाइश थी ना, इनसे ले ली गई थी और एक कमरे में इनको बंद कर दिया गया, और बाहर 2 जवान जो हैं वो पहरे पे बिठा दिए गए। तो इससे भी इनको जहनी तौर पे बड़ा धक्का लगा। और उसके बाद फिर फर ये बोले हैं, जो कुछ पूछा गया ओके, ये शहादत चाहिए, ये ले जनाब, ये किया था जी, किया था, कौन कौन था, ये फला 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 फला, सारा कुछ भाई साहब ने बताया हुआ है। बल्कि भाई साहब तो भाजपा तक भी खींच के ले जा रहे थे मामले को। अब देखें क्या होता है। इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और पाकिस्तान ऑफिशियल एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है। ये वाला जो कोर्ट मार्शल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको याद ही होगा कि जवेद इकबाल थे एक लेफ्टिनेंट जनरल, उनको उम्र कैद की सजा हो गई थी। एक ब्रिगेडियर रिजवान थे, उनको सजाए मौत हो गई थी। ये वही दफात हैं जिनके खिलाफ लगी हैं फील्ड कोर्ट मार्शल में, और इन्हीं के तहत कार्रवाई हो रही है। और ये भी मैं बता दूं कि ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट के तहत कार्रवाई हो रही थी, कोर्ट मार्शल हो रहा था, उसमें जो ताज़रियात पाकिस्तान की दफात और दहशतगर्दी जो दफात है उनके तहत भी कार्रवाई हो सकती है साथ। और ये जो है ये तो अगवा बरए तावान है, और अगवा बरए तावान की सजा क्या है? सजा मौत। फैज हमीद साहब के चाहने वाले एक वकील हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे जनाब इनका तो कोर्ट मार्शल हो ही नहीं सकता, आर्मी एक्ट में पाबंदी है। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि वही बहुत तरमीम हो चुकी हुई है कि पहले ये होता था कि रिटायरमेंट के बाद 6 माह तक जो है बंदा वो उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। लेकिन अब जो है उसमें आर्मी एक्ट में तरमीम हो चुकी हुई है, और वो जो 5 साल जो हसास ओहदे पर रहा हो ना बंदा, जैसे ये रहे DGI से वगैरह, तो 5 साल तक वो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट रहता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, बदनवानी वाला मामला है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, वो टाइम बार्ड होता ही नहीं है, वो किसी वक्त भी हो सकता है। वो सेक्शन 21 जो है, सॉरी सेक्शन 40 है, और फिर सेक्शन 21 जो है फौज को बगावत में, एक साना फौज के अंदर बगावत पैदा करने की जो कोशिश है, वो भी टाइम बार्ड नहीं होता, उसकी भी कोई हद नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस वक्त सामने आ जाए शहादतें उस वक्त वो कार्रवाई हो सकती है। अब जो ये चार्जशीट हुए इसका क्या मतलब है? यानी फर्द जुर्म इन पे आयद हो गई है, तो वहां फर्द जुर्म आयद जो होती है वो आप कंसेप्ट समझ लें। पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद जो शहादतें इकट्ठी की जाती हैं, उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस तैयार होती है। जो समरी ऑफ एविडेंस तैयार होती है, जो शहादतें होती हैं, सरसरी शहादतें, उस वो मुल्जम की मौजूदगी में होती है। मुल्जम को उन पे जिरा का हक भी होता है, वकील नहीं होता उस वक्त, मुल्जम होता है। यानी फैज अमीर साहब के सामने उन्होंने इनके मुंह पे सारी गवाहियां दी हैं, जिनकी बुनियाद पे ये चार्जशीट हुए, फर्द जुर्म आयद हुई है। और ये उनसे सवाल भी पूछ सकते थे, भाई जी आप कैसे बात कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? फौजी अदालत में चार्जशीट का मतलब है कि ऐसी शहादतें, ऐसी गवाहियां मौजूद हैं कि जिनकी बुनियाद पे मुल्ज़िम को मुजरम करार दिया जा सकता है और मुतलका दफात के तहत सजा सुनाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो इनके खिलाफ अब तक शहादतें हैं, जो समरी ऑफ एविडेंस है, वो ये बता रही है कि जनाब फैज अमीर साहब जो हैं वो वादी नज़र में मुजरम है, इन्होंने ये जुर्म किया है। और दूसरा ये कि वो जो मेरे तरमीम हो चुकी हुई है कि 5 साल तक ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते उस कानून के तहत। अब ये मुख्तलिफ सियासी लोगों के साथ राब्ते में रहे हैं, और जो प्रेस रिलीज है वो ये बताती है कि ये जिन दिनों अंदर थे
तहवील में थे, कोर्ट मार्शल हो रहा था, उन दिनों में ये बाहर रास्ते में थे किसी न किसी अंदाज में। वो पकड़े नहीं गए, इनसे जो मैसेजेस वगैरह पकड़े गए हैं, वो सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो ये एक तो ये हो गया। और दूसरा, अब होना क्या है, आगे क्या होना है, ये जो मेरी सलाह है, जो मैंने पता किया है कि ये कोई 8-10 दिन का मामला नहीं, ये लग जाना है महीना 1.5 महीना और। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अब वकील की सहूलत हासिल कर ली है, वकील करना है। फिर वकील को एक तो जो आर्मी एक्ट का ज्यादा पता नहीं होता, वो टाइम बड़ा लेता है, तरीके बड़ी लेता है, और फिर गवाहों पर जिरा करनी होती है। उसका काम ही जो लंबा करते जाना, लंबा करते जाना। वो कोशिश तो करते हैं कि जनाब लंबा ना हो, लेकिन वकील जो है वो कहेगा जनाब उसको रोका भी नहीं जा सकता। वो कहेगा जनाब सेक्शन जो आर्टिकल 10 ए है उसके मुताबिक जनाब मुझे पूरा करने दें। और उसके बाद होना क्या है, अब जो इतला है कि जनाब जो मौजूदा अदालत है जहाँ इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, कि एक मेजर जनरल साहब उसको हेड कर रहे हैं, 2 ब्रिगेडियर उनके साथ बैठे हुए, और एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है उसका नुमाइंदा जो है वहाँ मौजूद है। 4 बंदे जो है वो ट्रायल में वहाँ हैं। और उसके बाद होना क्या है, उसके बाद ये है कि अगर इनके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर ये जो कोर्ट मार्शल करने वाली अदालत है ना, ये इनको सजा नहीं सुनाएगी, बल्कि इस अदालत को तश्कील देने वाली जो अथॉरिटी है, जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, जिनकी कोर के साथ इनका केस जो है, जो कोर्ट मार्शल है, अटैच किया गया है, जिन्होंने वो अदालत तश्कील दी है, उसको मामला भेजेंगे। वो रिकमेंड करके सजा और पूरी कार्रवाई जो है वो उनको भेजेंगे, और वो देखने के बाद फिर कंफर्म करेंगे हाँ ये ठीक है। उसके बाद सजा जो है वो अनाउंस की जाएगी और इनको सजा के तहत जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये लेकिन इनके पास अपील का हक है कि फौज के अंदर ही ये अपील कर सकते हैं, और वो जो अदालत बनेगी वो जो मौजूदा हेड है कोर्ट मार्शल वाली अदालत का, उससे बड़े रैंक का अफसर होगा। वो लेफ्टिनेंट जनरल हो सकता है। अगर ये मेजर जनरल है तो वो लेफ्टिनेंट जनरल होगा, उनके साथ 2 मेजर जनरल भी बैठ सकते हैं, 2 ब्रिगेडियर भी बैठ सकते हैं, और जज एडवोकेट ब्रांच का एक नुमाइंदा ही बैठेगा। वो फिर उस अपील का फैसला करेगा। फिर अपील जो है, जो सजा होगी, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल है, सजाए मौत भी हो सकती है, तो उसकी तस्दीक के लिए मामला आर्मी चीफ के पास जाएगा। आर्मी चीफ सजा में कमी भी कर सकते हैं, बरकरार भी रख सकते हैं, और फिर जो इनकी मर्सी अपील है वो भी आर्मी चीफ के पास जाएगी। अब ये इस केस में अगर इनको फुल डोज मिल जाती है, कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है, तो फिर ये भी तो हो सकता है ना, फैज हमीद साहब भी बंदा बशरी है ना, मैं इंसानी कमजोरियों की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये अपनी सजा में तखफीफ के लिए या कैपिटल पनिशमेंट को उम्र कैद में तब्दील करवाने के लिए जो 10 साल तक ये तावन करना शुरू कर दें फौज के साथ, इंक्वायरी अफसरों के साथ, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये जो मैंने कहा है कि इन्होंने फर बोला है, वादा माफ गवाह बन गए। ये मुमकिनात में से एक चीज है, ये नामुमकिनात में से नहीं है। अब आगे देखें क्या होता है, कब ये जो अडयाला वाले हैं वहां मुंतकिल होते हैं, क्या मामला चलता है, कौन कौन साथ फंसता है, मुराद सईद कहाँ है, उनको कैसे लाया जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां तफ्तीश के दौरान, इंक्वायरी के दौरान जो है मवाद जो है वो इकट्ठा किया गया है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।